महाविद्यालय में रोटेट करूँ इस महाविद्यालय में और देखेंगे जो डॉक्टर अंबेडकर कभी महाविद्यालय के रूप में या महाविद्यालय के स्टूडेंट को, टीचर को और पाठ्यक्रम पर उसके साथ साथ उन्होंने व्यवस्था पर क्या कभी कुछ बोला है, हम उसी से जोड़ेंगे। जो उन्होंने एज ए महाविद्यालय के छात्रों को क्या कहा होगा अपने भाषण के रूप में, महाविद्यालय को टीचरों को क्या कहा होगा, कर्मचारी को क्या कहा होगा, पाठ्यक्रम को लेकर के उनकी क्या विचार रहे होंगे, इन पर बात करेंगे। और इनकी कीर्ति जो है, सबसे बेहतरीन कीर्ति 1936 में जो एलिगेशन ऑफ कास्ट, जो कि हिंदी में जाति का विनाश हुआ, और उसको जरूर आप लोग एक बार जरूर पढ़िए, अमेज़न से मंगाइए और उसको पढ़िए। उसको पढ़ने से आपको बहुत सारी चीज़ें भारत के सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के बारे में समझ में आएगी। और एक चीज़ और, हम लोगों राजनीतिक विज्ञान के स्टूडेंट होने के नाते हम आप लोगों से हमेशा एक चीज़ बताए होंगे, समानता का सिद्धांत, उसमें बताए होंगे जो दुनिया में जितने मानव के द्वारा असमानताएं बनाई गई है वह मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाई गई है। चाहे वह लिंग के आधार पर भेदभाव बनाया हो या डिस्क्रिमिनेशन बनाया हो, या जाति के आधार पर बनाया हो, या रेस के आधार पर बनाया हो, या क्षेत्र के आधार पर बनाया हो, किसी भी आधार पर अगर उन भेदभाव बनाया होगा तो वह व्यक्ति विशेष अपनी किसके लिए, अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए बनाया। और जब आप एलिगेशन ऑफ कास्ट देखेंगे तो उसमें यह भी देखेंगे, वो बताते हैं जो पूरे भारत की सामाजिक समस्या का जो जड़ है वह जाति है। लेकिन उसी में एक चीज़ और बात करते हैं, जो हमारा आदर्श समाज कैसा होगा। जाति पर बहुत सारी बातें आप लोग करेंगे, विभिन्न प्रकार का भेदभाव आप लोग देखते हैं, रोजमर्रा के जीवन में भी महसूस भी करते हैं। लेकिन आज हम उनके दूसरे पक्ष पर बात करेंगे, जो क्या डॉक्टर अंबेडकर इन सारी चीज़ों के बाद भी क्या आदर्श समाज की परिकल्पना उन्होंने किया होगा कि नहीं किया होगा, किया। और यह जो है कहाँ लिखा गया है, एलिगेशन ऑफ कास्ट में। वो बताते हैं जो मैं एक आदर्श समाज की स्थापना चाहता हूँ, तो कहते हैं जो हमारा आदर्श समाज कैसा होगा, तो उसमें 3 शब्द की बात करते हैं। उसमें कहते हैं जो स्वतंत्रता होगी, समानता होगी और बंधुत्व, ये। और यह जो 3 नारे हैं जिसमें जोड़ा जाता है जो नहीं, भारतीय संविधान में फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं जो हम फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिए हैं, हम कहाँ से लिए हैं, भारत के प्राचीनतम गौरवशाली इतिहास से लिए। और वह इशारा कहाँ कर रहे होते हैं, वह बौद्ध परंपरा की तरफ वह इशारा कर रहे होते हैं, जो नहीं कभी बौद्ध परंपरा में ये तीनों शब्द संग्रहित थे। और जब आप एलिगेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो उसमें यह भी मौर्य साम्राज्य के बारे में भी पढ़ेंगे, और उसमें ये बात करते हैं वो जो उस मौर्य साम्राज्य कालीन जो है जितने भेदभाव है वह नहीं होता है। और यह जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है वह मौर्यकालीन साम्राज्य में ही, अशोक जो है वह अशोक का प्रिय नाम इस टाइप का उनका नाम होता है। और बहुत सारे राजा जो है उनकी उपाधि ग्रहण करने के लिए ललायित होते हैं, जो नहीं मैं उनका उपाधि मैं ग्रहण करूँ। जैसे अभी देखते हैं हम लोग बहुत सारा जो सरनेम किसी का या किसी का नाम लेते हैं, तो देखोगे जो धियापुता का यानी बच्चे का नाम किसी नायक के नाम पर, या किसी जो है कोई आस्टीन के नाम पर, या कोई किसी और वैज्ञानिक के नाम पर, फिलोसफर के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखता है। उसी प्रकार से उस समय का राजा भी अपने आप को या अशोक के उपाधि से अलंकृत होने के लिए ललायित होते थे और कहते थे हम भी उन्हीं की तरह। अब इस पर हम बात करेंगे स्वतंत्रता की। उन्होंने जब बात करते हैं तो स्वतंत्रता की बात वो करते हैं जो व्यक्ति, जैसे भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, जिसमें व्यक्ति कहीं आने जाने और किसी भी पेशा को अपनाने की जो स्वतंत्रता है, जो अपने मन के अंदर है उस व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है, इसी बात को वो कहते हैं जो व्यक्ति कहीं आने जाने की स्वतंत्रता और जो भी पेशा अपनाने की स्वतंत्रता उसकी होगी। इसके साथ साथ वो कहते हैं संपत्ति औजार रखने की भी स्वतंत्रता होगी। तो देखिएगा जो मूल अधिकार की जब बातें होती है तो उसमें होती है कि नहीं आप ऐसा एक एक्ट लाइए जिसमें सभी को औजार रखने का, हथियार रखने की मूल अधिकार हो। तो अमेरिका के संविधान में देखिएगा जो वहाँ के सभी नागरिकों का मूल अधिकार है हथियार रखने के लिए, तो देखोगे जो बंदूक टांग करके सब घूमते रहते हैं। और इससे उस समय
के जो अन्य लोग थे उन लोगों का भी मानना था कि नहीं, यह हथियार रखने की सबको आज़ादी जब दे दीजिएगा तो फिर एक समस्या होगी, और वह समस्या क्या होगी, तो फिर अपने में आपस में सब लोग लड़ेंगे। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि आप लोग जब हाई स्कूल में आ जाते हैं तो देखिएगा जो उसमें प्राइमरी स्कूल वाली व्यवस्थाएं नहीं होती है, उसमें रेट कोई नहीं करता है, सब आपको आप या अगर अपने मातृभाषा में बात करते हैं तो वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको पता होता है कि जितना हम शक्तिशाली है उतना ही शक्तिशाली वो भी है। अगर सपोज दैट मान लीजिए अगर भारत में सभी को हथियार रखने की स्वतंत्रता होती तो क्या होता? तो आपके मन में एक आएगा कि नहीं अराजकता फैल जाती। लेकिन एक चीज और होता है कि नहीं, आप पर आक्रमण करने से पहले हमको 10 बार सोचना पड़ता जो हम इन पर गोली कैसे चलाएंगे, क्योंकि उनके पास भी बंदूक आ चुका है। अब यह विश्व इतिहास में भी एक देखिएगा जो परमाणु बम की एक समस्या है। अब हम जितने पहले अमेरिका के पास सिर्फ परमाणु बम था, उसने उठाया हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया। लेकिन क्या आज के समय में परमाणु बम तो कई देशों के पास है, क्या एक दूसरे पर गिरा सकता है? डर लगता है। आज हम लोग चाहे जितने कुछ कह दें, अमेरिका के पाकिस्तान के पास भी अगर परमाणु बम है तो भारत के पास भी है, अगर हम आक्रमण करेंगे वो भी करेगा। लेकिन भारत का परमाणु नीति एक अलग है। परमाणु नीति यह है जो हम पर अगर कोई आक्रमण करेगा तब ये हम आक्रमण करेंगे। भारत जो है पहले किसी पर परमाणु अटैक नहीं करेगा। इसी के संदर्भ में इस चीज को हम लोगों को समझते हैं। तो देखोगे जो डॉक्टर अम्बेडकर स्वतंत्रता में इस बात को कहते हैं। दूसरी बात कहते हैं भारतीयत्व का। भारतीयत्व का जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जो भारतीयत्व का क्या मतलब होता है, तो भाईचारा जिसको हम लोग सुनते हैं, तो भाईचारा में जो होता है उसमें कहीं कोई किसी का भेदभाव होता है? नहीं होता है। और वही भारतीयत्व का मतलब वो डेमोक्रेसी से जोड़ते हैं। किस चीज से? डेमोक्रेसी, लोकतंत्र से। जो नहीं, भारतीयत्व का मतलब लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का उन्होंने कहते हैं जो लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र के बारे में कहते हैं जो वह जीवन जीने की पद्धति है। और जितने भी हम लोग अभी तक डेमोक्रेसी का परिभाषा थ्योरी में पढ़ते गए हैं, लेकिन कहीं भी यह चीज नहीं लिखी गई है, नहीं यह डॉक्टर अम्बेडकर का 1936 का कहा गया वक्तव्य है। हालांकि एडी आशीर्वादम को आप पढ़ेंगे तो उसमें है जो नहीं, डेमोक्रेसी जो है जीवन जीने की पद्धति है, सिर्फ शासन का नहीं है, राज्य का नहीं है, समाज का नहीं है, यह जीवन जीने की एक पद्धति है। लेकिन इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर उस समय में कहते हैं जो नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जीवन जीने की एक पद्धति है। और डेमोक्रेसी में क्या होता है, इतने सारे हम लोग हैं, इसका मतलब ये है नहीं है जो डिसीजन सिर्फ हमारी होगी, और जो ही डिसीजन सिर्फ हमारी होगी त्यों ही निरंकुशता शासन का ये प्रमाण होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होती है जो आपसी सहमति से निर्णय लेते हैं और उसमें सबकी मंगल कामनाएं होती है, किसी की अहित डेमोक्रेसी में नहीं होती। ये समानता की बात करते हैं। समानता में वो 3 प्रश्न पूछते हैं। कहते हैं जो एक जो होता है वह व्यक्ति का स्टेटस, अपनी स्टेटस होते हैं। दूसरा उसका सामाजिक संपदा होता है। तीसरा व्यक्ति का अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अपने कागज। तो भारत में देखिएगा अगर वह किसका फ्रांसीसी क्रांति वाला अगर समानता को यहाँ फिट करिएगा तो वो नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? तो फ्रांस वगैरह में जो समानताएं हैं वो एक अलग इशू हो जाती है। हमारे यहाँ जो समानता अगर उस टाइप से हो जाए तो फिर समस्या है। समानता नहीं होगा, वो असमानता हो जाएगी। अब देखिएगा जो भारत में किसी का सरनेम के लेकर है ना, किसी का जो है अगर आप विशेष समुदाय से आप रखते हैं तो आपको विशेष सुविधा मिल जाएगी। अभी देखिएगा एक HRD मिनिस्ट्री में एक हैं लोग, उन्होंने यह ट्विटर हैंडल से अपना इस बात को रखा है, जिसमें कौशल पवार एक युग्नू का ये अध्यक्ष हैं, उसने भी अपने ट्विटर अकाउंट से यह बात कही, फेसबुक वगैरह पर भी। जो देखिएगा जो जितने भी इंटरव्यू होते हैं ना, इंटरव्यू में कहा गया जो उनका अगर सरनेम हटा दिया जाए तो बहुत सारे लोग पास करेंगे जो हाशिए की स्थिति के समुदाय के हैं, क्योंकि वहाँ वो देखते हैं सरनेम, जो नहीं फलाने हैं इनको इतने नंबर दे दीजिए, इसको ये पेपर में है, सर्वे में है। और बाकी जो आप देखेंगे इंटरव्यू वगैरह का हमेशा ये तो देखेगा एक हमेशा मांग उठ रही है कि जो नहीं इंटरव्यू का आप वीडियोग्राफी करिए और वेबसाइट पर आप डालिए जो किससे क्या पूछे हैं और कितना नंबर दिए हैं। क्यों? इस चीज़ को और देखते हैं हम लोग परीक्षा पद्धति वगैरह में भी देखते हैं। पहले की परीक्षा पद्धति देखिएगा तो उसमें आप देखिएगा नाम लिखते हैं और
फादर का नाम लिखते हैं, तो देखिएगा फिर बदल जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर में आ जाता है कि नहीं आप जो है कास्ट को देख करके आप नंबर देते हैं, नंबर काट लेते हैं, तब वह रोल नंबर रोल कोड उससे भी लोग पता लगा लिए। अब क्या हो गया, अब बारकोडिंग सिस्टम आप लोग परीक्षा दिए होंगे तो देखे होंगे जो कॉपी का ऊपर वाला कई भाग होगा, क्यों ये लाया? यही जो उस चीज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और उस व्यवस्था में पारदर्शिता को बचाए रखने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं आई। और आज हम लोग देखते हैं जो बहुत सारी परीक्षाएं में जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चीजें से या बायोमेट्रिक चीजें से हम लोग गुजर करके फिर उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों ये सारी चीजें होती है? इसीलिए ताकि हम किसी को सामाजिक स्तर पर अगर वरीयता मिला हुआ है ये चीजें न हो और सबके साथ समान व्यवहार हो। तो फिर डॉक्टर अंबेडकर जो इसमें बात करते हैं, जो कोई व्यक्ति के जो है वह सामाजिक स्टेटस है, जिसको सामाजिक पूंजी भी कहते हैं। और देखिएगा जो अक्सर हम इस क्लासरूम में भी बात करते हैं, जो नाम से कुछ नहीं, सारा चीज जो रखा हुआ होता है भारत में डिसाइड करता है वो सरनेम डिसाइड करता है। अभी भी आप कहीं जाइएगा तो अगर कोई पूछ देता है जो बुआ आपका नाम, अगर पूछ दिया आपके पिताजी का नाम, समझ जाइए जो आपका सरनेम जानने की कोशिश करता है, यानी कास्ट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपका कास्ट जानने की कोशिश करता है। इस पर बहुत सारे सर्वे भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हमको बताते रहते हैं जो सर ऐसे ऐसे बात है, जो रियलिटी है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कहते हैं कि नहीं, भारत में जो होगा वह सकारात्मक विभेदीकरण होगा, तब हम समानता की व्यवस्था करेंगे। और देखिएगा कि यही सकारात्मक विभेदीकरण जो डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान में निरूपित करते हैं, जिसकी बात वह 1936 में एलिगेशन ऑफ कास्ट के समय कर रहे होते हैं, इस चीज को 1960 के दशक में अमेरिका लेकर के जाता है। और अमेरिका इस व्यवस्था को लेकर के, वो अमेरिका आज अमेरिका है और भारत में यह व्यवस्था पुरातन है, तभी भारत पिछलग्गू ही बना हुआ है। तो वहाँ एक नारा आया जो नहीं, अमेरिका सभी जगह दिखनी चाहिए, यानी हर एक इंस्टीट्यूशन में। अगर आप कहीं भी किसी भी व्यवस्था को बेहतर करना चाहते हैं, वहाँ व्यवस्था में सभी लोगों को ले आइए, व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। क्योंकि विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग जो आएंगे आपके साथ, वह विभिन्न प्रकार की आपको नॉलेज देते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस देते हैं, और वह एक्सपीरियंस से वह संस्थान जो है बेहतर होता है, वह खराब नहीं होता है। अगर मानते हैं एक का आइडिया अगर फेल हो गया तो दूसरे का आइडिया बेहतर हो सकता है, यह किसी भी चीज़ के लिए। इसीलिए देखिएगा जो अब खाने में भी रोटेट करने की हमारे भोजन वैज्ञानिक कहते हैं जो नहीं, खाना आप जो है एक ही तरीके के मत खाइए, चावले मत खाइए, आज चावल के दाल साथ साथ कौन सी रोटी है अगर खा रहे हैं तो गेहूं को मत, अब मोटा अनाज भी खाइए, नहीं तो फिर आपका समस्याएं क्रिएट हो जाएगी। तो देखोगे जो अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन पर बहुत सारे लोग जो हैं बाजरे की और मोटा अनाज जो है बाहर से मंगाते हैं आटा, और काज नहीं अब इसको खाना है, या विभिन्न प्रकार के अन्न को एक साथ मिला करके उसको खाना, या दाल भी बनाने की बात करते हैं तो कहते हैं विभिन्न प्रकार के दाल, मसूर हो, मूंग हो और चना हो, सबको मिक्स करके मिक्स दाल बनाइए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर में जितने भी तत्व है वो मिले। उसी प्रकार से किसी भी संस्थान में विभिन्न पृष्ठभूमि के जब लोग आएंगे तो आपकी संस्थान मजबूत होती है, कमजोर नहीं होती है। और इसी प्रकार से है, यही कंसेप्ट को लेकर के डॉक्टर अंबेडकर ये सकारात्मक विभेदीकरण का भारतीय संविधान में निरूपित करते हैं, और 1960 में अमेरिका में चला जाता है। और आज अमेरिका हो गया, भारत आज भी इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटे कर रहा है, जो कैसे वो बढ़ गया हम पीछे रह गए। और कई बार हमने बताया भी होगा कि नहीं, एक सिनेमा भी देखिए हिडन फिंगर जब आप देखेंगे तो कैसे अमेरिका में जो है ब्लैक महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए दिया गया, और वही 3 महिलाएं मिल करके अमेरिका को चांद पर पहुंचा दिया। जब रूस पहले पहुंचा, बाद में अमेरिका पहुंचा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने जाना और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया और आगे बढ़ा। एक चीज और इसमें, जब उनका जो डॉक्टर अंबेडकर का जो समाज है वह स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित एक आदर्श समाज है, और इसी चीज को स्थापना करने के लिए उस सारी बात को कहते हैं जो नहीं हम यही। और फिर वो देखते हैं जो नहीं कास्ट का जो जड़ कहाँ है, तो बताते हैं जो जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो है। और एक जगह वो लिखते हैं जो इसमें डायनामाइट लगा करके पहले उड़ा देना चाहिए। जब आप एलिगेशन ऑफ कास्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये मिलेगा। अगर खुलेआम तरीके से इस बात को अगर हम कहीं कह दें जो नहीं जितने भी धर्म ग्रंथ है उसमें डायनामाइट लगा के उड़ा दीजिए, तो हो सकता है भावना
आहत के लेकर के हम पर FIR हो जाएगा, लेकिन यह डॉक्टर अम्बेडकर एलिगेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं। अगर इनके लेकर के अगर कहते हैं, और भारत सरकार छापती है किताब, और इसी लेकर के एक जिस पर हम बात करने आए हैं उसमें देखिएगा, इसीलिए हम ये सोर्स ले करके आए हैं ताकि आप लोग भी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा कि क्या डॉक्टर अम्बेडकर यह बात कहते हैं या नहीं कहते। तो एलिगेशन ऑफ कास्ट में ये सारी चीज़ें हैं। उनका जब वेटिंग फॉर वीजा पढ़ेंगे उसमें 5 कहानी मिलेगी, जिसमें 3 कहानी उनका व्यक्तिगत है, जिसमें वो बताते हैं जो कास्ट जो है वह सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, अछूत जो है पूरे में है, समझ में आए। और ईसाइयों के लिए भी, मुस्लिमों के लिए भी और पारसियों के लिए भी अछूत जो है वह अछूत ही होता है। इस चीज़ का जो है जब आप वेटिंग फॉर वीजा पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये 3 कहानी मिलेगी। आगे की कहानी जब देखेंगे तो आपको यह मिलेगा जो किस प्रकार से उसमें महात्मा गांधी एक पत्रिका ये करते हैं, जिसमें उस पत्रिका का नाम होता है हरिजन, जो वीकली पत्रिका है, उसमें भी एक कहानी आती है उस चीज को वो क्या करते थे, और विश्वविद्यालय के कर्मचारी को के बारे में क्या करते थे, और विश्वविद्यालय के जो बाकी कार्यक्रम है उस पर क्या उनका विचार था। तो ये जो भाषण है, यह भाषण एल्फिंस्टन कॉलेज में, जिस कॉलेज में डॉक्टर अम्बेडकर जो है पढ़ाई किया था, उसी कॉलेज में उनको 15 दिसंबर 1952 में बुलाया गया था, जो आप आकर के आप क्या करिए भाषण दीजिए। उसी कॉलेज में इस बात को उन्होंने रखा था। उसका ये इसको अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वॉल्यूम 40 और पेज नंबर जो है 281 से लेकर के 283 तक है, उसमें आपको मिल जाएगा जो क्या वो सोचते थे। तो उन्होंने ये बताया, जो मैंने कॉलेज के दिनों में, वो बात करते हैं जो मैं कॉलेज के दिनों में जो पढ़ाई की, अक्सर ये माना जाता है जो कॉलेज के जीवन बेहतरीन जीवन होता है, लेकिन ये अपना जो अनुभव शेयर करते हैं, कहते हैं जो मेरे लिए वह बेहतरीन नहीं था, वह करवा भरा हुआ था। अब करवापन होने के कारण वो बताते हैं जो ये एल्फिंस्टन कॉलेज में वो पहला अछूत होते हैं जो पढ़ते हैं, और बाकी चारों तरफ जो है वो कथित रूप से अपर कास्ट लोग होते हैं। उनमें और उनमें एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। बात करने के लिए वो बताते हैं जो मैं डरता नहीं था, डर नहीं था, जनरल में डर नहीं, वो बताते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे साथ एक समस्या थी जो उसके तरीके के कपड़ा नहीं था, पहला। दूसरा, वो बात करते थे जो उनसे जब हम बात करते थे तो वो छुआछूत और डिस्क्रिमिनेशन वाली जो भेदभाव वाली उनकी मानसिकता हमेशा झलकती रहती थी, और यही कारण है जो हम अपने सहपाठियों से बात नहीं करते थे। ठीक है, वो इस बात को कहते हैं। अगला वो कहते हैं जो आजकल के छात्र जो है पढ़ते हैं, तो छात्र को आगाह करते हैं कि देखो तुम जो पढ़ते हो, तुम अपने 4 साल, पहले तो हम लोग 3 साल इसमें देते थे समय, अब 4 साल सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। ये भी बताते हैं जो 4 साल तुम अपना समय देते हो कहाँ, महाविद्यालय में, और महाविद्यालय में जो आप समय देते हैं तो क्या पढ़ना है ये डिसाइड कौन करता है, विश्वविद्यालय। पाठ्यक्रम भी तैयार करता है, वो करता है सारी चीजें। लेकिन वो प्रश्न करते हैं जो क्या वो पाठ्यक्रम को पढ़ने से सिर्फ हमको नौकरी ही प्राप्त करने की एक योजना रहे कि और कुछ करने की। तो ये कहते हैं जो पढ़ने का मतलब जो होता है वह राष्ट्र निर्माण की बात है। किसके लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए। अगर आप पढ़ लिए हैं, शिक्षा का मतलब वह भी बताते हैं जो शिक्षित अगर आप हो गए हैं, इसका मतलब है जो आप अपने जो दुश्मन है, दुश्मन मीन्स ये नहीं, ये आपका व्यक्तिगत दुश्मन की बात नहीं, वो समाज की दुश्मन की बात करते हैं। आप उसको पहचानते हैं और उससे निवारण करने की कोशिश करते हैं, उसकी उपाय कैसे हम इस दुर्गुण से हम अपने समाज को आगे ले चले। इसमें कहते हैं जो आजकल छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं उनके कामकाज पर ध्यान नहीं रखते हैं। किसके कामकाज पर, विश्वविद्यालय के काम पर। कहते हैं आप पढ़िए नहीं, विश्वविद्यालय के काम पर आप क्या करिए, ध्यान रखिए, नहीं तो आपसे फीस ज़्यादा ले लेगा और आपकी जो है डिग्री दे करके पलायन करा देगा, और आपकी जो बनने वाली जो आपके अंदर की मनुष्यता है वो खत्म कर देगा। यह भी इनकी एक ये होता है। ये कहते हैं राज्य के छात्र क्या पढ़ेंगे, भले विश्वविद्यालय तय करता हो, वो कहते हैं जो सिलेबस तय कौन करेगा, विश्वविद्यालय करेगा। लेकिन आपकी बौद्धिक विकास के लिए जो हमें पढ़ने की आवश्यकता है वो सब के लिए नहीं, और ध्यान छात्र को देना। यानी ये बात करते हैं
जो हमको बौद्धिक विकास कैसे हो, हम आगे की बेहतरीन कैसे करें, इस पर भी आपको ध्यान रखना होगा। ऐसे पाठ्यक्रम पर आपको बात करनी होगी। फिर कहते हैं जो वह राष्ट्र आदर्श नागरिक बनने के लिए जीवन सफल हो तथा पाठ्यक्रम तय करता है। ये पाठ्यक्रम ही एक ऐसी चीज है जिससे आप बेहतर नागरिक बनेंगे कि कैसा नागरिक बनेंगे, यह निर्धारण कौन करता है? पाठ्यक्रम। तो इसलिए पाठ्यक्रम पर आप ध्यान रखें, नहीं तो पता चलेगा अभी का यूजीसी का अगर आप सिलेबस उठाकर देखेगा, बहुत सारी सिलेबस में जो आधुनिक सोच है, वैज्ञानिक सोच है, जिससे समाज में परिवर्तन आने वाली है, वो सिलेबस से गायब है। आप हिंदी का सिलेबस जब आप उठाएंगे तो देखेंगे जो नहीं, मीरा के बारे में बात की गई और संत रैदास जो इतने बड़े वो हैं, उनकी सिलेबस में नाम ही नहीं है, जो नहीं आप उनको पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे जन कवि जो है, जिनको पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वह सामाजिक मुद्दे को उठाते हैं और उनको सिलेबस में आपको रखना चाहिए। ये नहीं है जो हम अपनी सामाजिक बुराई को बचाए रखेंगे, किसी को नहीं बताएंगे तो हम बहुत ये हो जाते हैं। देखोगे जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो हम अपनी और पता चलेगा कि एक दिन हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसी प्रकार से समाज को जिस विचारधारा से या जिस दर्शन से विश्व का निर्माण होता है, उस दर्शन को आप हमेशा याद रखेंगे। इसमें ये बात करते हैं निश्चय का, प्लेटो का, बेकन का, स्पिनोजा का, कहते हैं कि ये महान दार्शनिक, ये डॉट ये सारे हैं, क्या इनकी विचार को हमारे स्टूडेंट जो 4 साल अपने महाविद्यालय में बिताते हैं, क्या उनको हमेशा याद रहता है, उस पर सोचते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं कि बस सिर्फ डिग्री लेकर के क्या करते हैं, निकल जाते हैं। तो ये उसमें बात करते हैं और कहते हैं कि ये अगर आप उन विश्व को बनाने वाली विचारधाराओं पर या दर्शन पर अगर आप नहीं सोचते हैं, नहीं विचार विमर्श करते हैं, तो यह शर्मिंदगी की बात है। आप इसीलिए देखिएगा कि जो ही ग्रेजुएशन कर जाते हैं तो आपके सामने एक चीज और जोड़ा जाता है, जो आप प्रतिष्ठित हो गए। एक आम लोगों के अपेक्षा आप क्या हो जाते हैं, आप एक बेहतर, यानी आपके साथ एक प्रतिष्ठा जुड़ जाता है। अगर आप प्रतिष्ठा वाली बात नहीं करिएगा तो फिर आपकी प्रतिष्ठित होने की क्या कोई औचित्य है, नहीं रह जाता है। उसके बाद वो बात करते हैं जो जितने भी पाठ्यक्रम वगैरह के बारे में, जो नई पाठ्यक्रम पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप ही को बनना है राष्ट्र निर्माता के रूप में या आपके भविष्य बनाने के लिए। सिर्फ नौकरी करने के लिए ये नहीं है जो पढ़ाई करना है, सिर्फ नौकरी करनी है, अपने बाल बच्चे को देखनी है, कहते नहीं, आप एक बेहतर समाज, राष्ट्र का निर्माण क्या कैसे कर सकते हैं, इस पर आप सोचिए। आगे ये बात करते हैं जो आज का जो स्टूडेंट है बहुत खेल, यानी इसमें उस समय फुटबॉल, क्रिकेट और खोखली राजनीति में अपना समय व्यस्त कर देते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट और खोखली राजनीति, जिसकी कोई औचित्य नहीं है, इसमें बातचीत करते करते अपना बहुत बड़ा टाइम। अभी देखोगे जो हमारे बच्चे क्या करते हैं, सोशल मीडिया में व्यस्त हो जाते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी आ जाते हैं कुछ, और वही लेकर के भांजते रहते हैं जो हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। किताब से दूर दूर तक का उनका रिश्ता नाता दूर हो जाता है। और देखोगे जो खूब चिल्ला चिल्ला करके किसी को कहेंगे फला फला, उसको कहेंगे, नारा लगाएंगे, ये करेंगे। अब बहुत सारे जुलूस वगैरह में देखोगे ऐसा नहीं है जो एक ही चीज, विभिन्न धर्मों में यह बुराई आ गई है, जो नहीं तलवार लेकर के भाग रहा है, उसके कर रहा है, कोई और नारा लगा रहा है। तो कहा जी नहीं, स्टूडेंट में ये चीजें नहीं हो, क्योंकि एक चीज और बताते हैं, जो पढ़ना और पढ़ाना दुनिया का सबसे बेहतरीन काम, इससे बड़ा बेहतर काम नहीं है। और संयोग देखो, हम लोग जितने यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग दोनों उसी में से, या तो पढ़ने वाले हैं नहीं तो पढ़ाने वाले, यानी दुनिया का सबसे बेहतरीन काम हम ही लोग कर रहे हैं। और डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज को गवाही दे रहे होते हैं, जो नहीं तुम लोग बहुत बेहतर काम कर रहे हो। अब लेकिन ये कमी निकाल रहे हैं, जो तुमको इधर नहीं जाना है, खोखली राजनीति में नहीं पढ़नी है, तुमको जो है विभिन्न प्रकार की जो उस मुद्दे में जिसकी कोई मूल्य नहीं है, उस मुद्दा में नहीं पढ़ना है, तुमको गहन अध्ययन करना है। किनको? दार्शनिकों को पढ़ना है, नए विचार पढ़नी है, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करनी है, और अपने समाज को कैसे बेहतर हो इस पर सोचनी है। उस पर नहीं जाकर के अपनी समय को बर्बाद करनी है, जिसमें कोई लाभ नहीं है। ये कर एक वो कहते हैं, जो इसमें वो समय व्यर्थ कर देते हैं ज्ञान अर्जन, यानी वही ज्ञान अर्जन में का अर्थ जो है, उसमें एक और बात करते हैं, जो जितने भी पुराने जो विश्वविद्यालय बने हैं प्राचीन काल में,
तो देखोगे जिसमें गुरुकुल वगैरह का भी कंसेप्ट है, तो देखोगे जो वह वन यानी एक एकांत में बना है। विश्वविद्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय देखोगे, चाहे नालंदा हो, तक्षशिला हो, या उसमें तो या बौद्ध मठ वगैरह जितने हैं, तो देखोगे एकदम कहाँ है, एकांत में। या गुरुकुल का कंसेप्ट था तो वो भी गांव में नहीं था, वो एकांत में बच्चों को पढ़ाया जाता था। उसमें क्या था, जो नई आइडियाज को कैसे डेवलप किया जाए, इसी के लिए। और आज के भी समय में देखोगे जो विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है, वह बाजार से यानी भीड़ से अलग किया जाता है। ये नहीं है भीड़ में कर दिया जाता है कि नहीं चलिए आप उसी भीड़ में आप जो है चीज को नहीं सीखिए। यानी विश्वविद्यालय का मतलब वो उनके नजरों में है जो नहीं, आप पूरे दुनिया को आप बदल सकते हैं, राष्ट्र को आप बेहतर राष्ट्र बना सकते हैं। ये बेहतर राष्ट्र बनाने का कौन चीज है, ये फैक्ट्री है। ये मत समझना है कि नहीं चार दीवारी है इसमें और ये पंखे लगे हुए हैं, ईंट उठ का कुछ घेरा हुआ है, ये नहीं है। यहाँ से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। ये संस्थान छोटी मोटी संस्थान नहीं है, इस चीज को लेकर। और ये कहते हैं जो शिक्षा का मतलब दुनिया को समझना, कुरीति क्या है, उसको प्राप्त करना और उस पर अपने प्राप्त ज्ञान से उस कुरीति पर प्रहार करना का शिक्षा का मतलब यही है। आप पहले क्या करते हैं, आप शिक्षा प्राप्त करते हैं तो उसमें दुनिया को आप समझते हैं, दुनिया क्या है, कैसे काम करती है सारी चीज। उस दुनिया में कुरीति क्या है, उस कुरीति को कैसे अपने ज्ञान के प्राप्त जो किए हैं ना, उससे आपको प्रहार करना है। आप डायरेक्ट नहीं लड़ना है, आप अपने ज्ञान का उपयोग करिए। देखिएगा कि इतना बड़ा परिवर्तन हुआ, तो डॉक्टर अम्बेडकर तोप लेकर के, बंदूक लेकर के या डायरेक्ट एक्शन की बात कहीं नहीं की। उन्होंने क्या चलाया, कलम चलाया। और कहाँ, लाइब्रेरी में अपना बहुत बड़ा समय, और उनके निजी लाइब्रेरी में तो कई बार हम लोग चर्चा किए हैं, कितने 38,000 किताबें बीबीसी के अनुसार। हालांकि कहा जाता है जो 50,000 किताबें थी, लेकिन बीबीसी का ऑथेंटिक माना जा सकता है कि नहीं, उन्होंने जो कहा होगा सही। अब बताओ 38,000 किताबें थी उनके पास, कितना पढ़ा होगा। और अभी का एक ये भी है जो नहीं, जो किताब के सामने झुक जाएगा उसको बंदूक उठाने की जरूरत नहीं होती है। यानी आपके पास नई वैज्ञानिक सोच, नई वैज्ञानिक आइडियाज आएगा, आप समाज में परिवर्तन ले आइएगा और बाकी समस्या सट आउट हो जाएगा। और ये अब ये तो स्टूडेंट पर कहते हैं कि नहीं तुम जो है फुटबॉल, क्रिकेट और इसमें खोखली राजनीति में तुम समय पास कर देते हो। अब टीचरों पर कहते हैं, जिसमें हम लोग भी ये कहते हैं जो हिंदी विद्यालयों को प्राध्यापक बेमन और रुचि बिना जिम्मेदारी को पढ़ा, छात्र पर कम एलिगेशन लगाते हैं, प्रोफेसरों पर जो है या टीचरों पर बहुत बड़ा एलिगेशन लगाते हैं। और खास करके वो कॉलम 40 और पेज नंबर 282 आप पढ़ेंगे तो पैराग्राफ 5वां पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो उसमें यही कहते हैं जो हिंदी विद्यालय के प्राध्यापक शिक्षक नहीं, तो यानी जो हिंदी पट्टी वाले लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन होता है ना। वो कहते हैं जो पढ़ाते हैं ना वो बेमान से, फिर अरुचि यानी रुचि नहीं लगाते हैं, फिर बिना जिम्मेदारी यानी उनमें जिम्मेदारी भी नहीं होती है। हम लोगों पर सबसे बड़ा परछुल खड़ा करते हैं, जो देखो तुम्हारी ये स्थिति है। और फिर आगे कहते हैं जो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा यह कहते हैं जो वह अगर 50 मिनट का घंटी या 1 घंटा का घंटी है तो 1 घंटा अपना समय काटते हैं, नई आइडियाज को डेवलप नहीं करते हैं। और नई आइडियाज कब डेवलप होती है, जब आप नए रिसर्च या नई किताबें पढ़ते हैं और अपनी पुरानी खोज से निकल करके दुनिया को देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो बहुत सारे प्रोफेसर हो गए हैं और कुलपति हो गए हैं, लेकिन उनका एक खोल है, खोल से नहीं निकलेंगे और उसी के दृष्टिकोण से सारी चीज को नापेंगे। तो डॉक्टर अम्बेडकर इस चीज को क्वेश्चन उठाते हैं जो आप इसको नौकरी मत मानिए, आप जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं, आप नौकरी मत मानिए। आप जो हैं आप समाज का निर्माता हैं, राष्ट्र निर्माता है, दुनिया को निर्माण करने वाले हैं। आप नित्य जो है नई आइडियाज को पढ़िए और मत इसको करिए कि नहीं 40 मिनट या 50 मिनट या 1 घंटा आपको समय काट देनी है, तो क्यों काट देनी है। बहुत सारे देखोगे जो नहीं इंग्लिश पेपर ले आइए और उसे उतार लीजिए, बहुत सारी चीज वो करते नहीं, क्योंकि आप आइडिया डेवलप करिए। ये एलिगेशन जो है शिक्षकों पर लगाते हैं।
और ये उसमें फिर बताते भी हैं जो आप इस कमी को दूर करिए, अभी नई चीज़ों को पढ़िए। जैसे स्टूडेंट का है कि नहीं, आप किताब से जुड़िए, आप नई आइडिया को पढ़िए, नए दर्शन को पढ़िए, विश्व में जो नई व्यवस्था है उसको पढ़िए। अगर आज डॉक्टर अम्बेडकर होते तो हम लोगों को कह रहे होते कि नहीं, नई जो टेक्नोलॉजी आया है उससे तुम लोग जनता पर तुम लोग कब्जा करो। संख्या हम लोग दुनिया में पहले नंबर पर आ गए ना, और बाकी स्तर पर हम लोग पीछे जा रहे हैं। तो इस चीज को देख लेंगे, इसी बात को वो उद्धत करते हैं। अब बताइए, जो इस बात को वो उद्धत क्यों कर रहे होंगे, केवल के बारे में क्यों बात कर रहे होंगे कि नहीं, नॉलेज इज ए पावर, यानी ज्ञान जो है क्या है, शक्ति है। और टीचर कौन होता है, शक्ति का प्रवाह करना। बताओ, दुनिया का सबसे बड़े पद पर कौन होता है, टीचर है। इससे बड़ा कोई हो सकता है। इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर बता रहे हैं जो नहीं, आप बहुत बड़े ओहदे पर हैं, बहुत बड़े पद पर हैं, और आप जो हैं जिस पावर के कंट्रोल कौन कर रहा है, टीचर कर रहा है, सिलेबस कर रहा है। सिलेबस ठीक है, कैसा हम बना कर देंगे। आप टीचर अगर नई आइडिया को पढ़ के जाएंगे, नई आइडिया बच्चों के बीच में रखेंगे, बच्चे नई आइडिया से तुरंत रूबरू हो जाएगा। जिस चीज़ को हम लोग 40 वर्षों तक, 50 वर्षों में जो नहीं सीखे हैं, अगर हम उस बात को 22 वर्ष के बच्चों को, 18 वर्ष के बच्चों में अगर हम बता देंगे, तो जिस चीज़ को हम प्राप्त किए हैं कितना 40 वर्षों में, 50 वर्षों में, वहाँ हम उस आइडिया को बता देंगे तो वो आइडिया ज़्यादा डेवलप करेगा। और यही इस बात को कहते हैं जो नॉलेज इज ए पावर। या किसको जोड़ते हैं, या केवल से इस बात को बताते हैं। आगे वो बात एक चीज़ और कहते हैं, हालांकि यह बात अगर हम कहीं बोले तो विश्वविद्यालय हम पर हो सकता है कहेगा कि नहीं, अनुशासनात्मक कार्रवाई इन पर किया जाए, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर इस बात को उस समय बोलते हैं क्योंकि विश्वविद्यालय का सारी चीज का निर्धारण करने वाली एक चीजें होती है जिसको कहते हैं सीनेट, एक ग्रुप होता है सीनेट। अगर आज के विश्वविद्यालय के सीनेट पर अगर इनके बिना रिफरेंस दिए हुए अगर हम बोल दें तो हो सकता है हमको चढ़ा लिया जाएगा कि नहीं, तुम हमारे अस्तित्व के ऊपर क्वेश्चन किया है, इसका मतलब तुम जो है विद्रोही हो। हमारे भारत में एकदम आसान होता है, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर यह बात करते हैं जो विश्वविद्यालय का कामकाज चलाने वाले सीनेट में बैठे क्रियाशील बुढ़ों का हटाकर विश्वविद्यालय का कामकाज का सुधार नहीं लाया जा सकता है। अब वो कहते हैं जो विश्वविद्यालय में जो सीनेट के जो सदस्य होते हैं, एक विद्ध होते हैं और विचार शून्य होते हैं। एक चीज और है, वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी मानसिकता में घुसा हुआ है, काजे नहीं, उनको हटा करके छात्र को कहते हैं जो तुम इस व्यवस्था को हमारा भविष्य से दिया। ठीक है, इस भाषण को वो बात करते हैं बच्चों को बीच में, जिसमें टीचर की भी बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, और इस व्यवस्था को नियंत्रण के लिए किसको आगाह करते हैं, स्टूडेंट कहते हैं जो इस व्यवस्था पर तुम नजर बनाए रखो। क्यों बनाए रखो, क्योंकि इस व्यवस्था में तुम अपने जीवन का बहुमूल्य 4 वर्ष 6 वर्ष या 8 वर्ष तुम लगाते हो। इसलिए नहीं विश्वविद्यालय का सिर्फ कागज का टुकड़ा तुम्हें दे दे, अब तुम ले लो चल रहा, कहा जी यह तुम इतने बड़े जगह पर हो, ये दुर्भाग्य होगा किसके लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए। तो देखोगे जो डॉक्टर अम्बेडकर समाज को जो सपना देखते हैं आदर्श समाज की, उसी को फुलफिल करने के लिए बहुत सारी थियोरी देते हैं। देखोगे जो डॉक्टर अम्बेडकर को सब कहता है नहीं आप पूजिए, इनको पढ़िए नहीं, विभिन्न प्रकार की बातें करेंगे जो नहीं हम इनकी। अब तो देखोगे जो दुनिया में एक बीमारी सी चली है, मूर्ति बना देना, वो 10 फीट का बनाया तो 50 फीट का, 50 फीट का बनाया कोई 205 फीट बनाएगा, वो अमेरिका में बना रहा है, वहाँ बना रहा है। लोग उनकी आइडिया को कह रहा है कि नहीं, आइडिया नहीं चलेगा, सिर्फ कौन चीज चलेगा, मूर्ति चलेगा। तो हम लोग जो हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन लोग हैं, डॉक्टर अम्बेडकर भी इस बात को कहते हैं जो आप ज्ञान देने वाले हैं और आप ज्ञान देने वाले हैं, और दोनों की कमी भी बताते हैं और बताते हैं जो नहीं विश्वविद्यालय पर नजर कराए रखिए, क्योंकि आपका भविष्य तय कौन करेगा, विश्वविद्यालय। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को ध्यान देते हैं। जय हिंद, जय भीम, जय संविधान।